नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2025-26 सीजन के लिए रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले के तहत अलग अलग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को कैसे और कितना लाभ होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, इन मुद्दों पर इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा किसानों के लिए, खेती के लिए खासा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस मुद्दे पे चर्चा जरूरी है क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला रबी की फसलों के संदर्भ में लिया है। चर्चा करने के लिए कृषि मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार देवजीत खोंड जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। देवजीत, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत इसी सवाल से करूंगा क्योंकि रबी की फसलों पर जो समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है कैबिनेट के द्वारा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों के लिए। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और किन किन फसलों पर कितनी घोषणा की गई है? धन्यवाद, नमस्कार। आपको मेरे तरफ से धन्यवाद है मेरे को बुलाने के लिए। हाल ही में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के ऊपर कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है, उसमें हमारा 6 क्रॉप्स आर देयर, जिसमें आपका गेहूं है, व्हीट, बार्ली, जू कहते हैं जिसको, ग्राम, मसूर अथवा लेंटिल, रेपसीड एंड मस्टर्ड और सनफ्लावर जिसको आप कुसुम भी बोलते हैं। इसमें आप देखिए, शुरू में मैं एमएसपी के बारे में 2-3 बातें करना चाहता हूँ। सरकार जो एमएसपी है हमारा देश में 22 कमोडिटी के ऊपर एमएसपी निर्धारित होता है। इनमें से 14 आपका खारिफ क्रॉप्स है और 6 रबी क्रॉप्स है। और इसका अलावा भी हमारे यहाँ जैसे जूट और आपका कोपरा के ऊपर एमएसपी दिया जाता है। सो इनमें 6 जो खारिफ रबी क्रॉप है उसके हिसाब से अभी हाल ही में इसका एमएसपी डिक्लेयर हुआ है। जैसे गेहूं के ऊपर 2425 इस बार रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26, 2024-25 में इसका था 2275 और इसका मतलब है 150 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है। बार्ली में 1980 रुपया है, जो पिछले साल हुआ था 1850 रुपया, इसमें भी 130 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है। ग्राम में इस बार है 5650 रुपया, पिछले बार था 5440 रुपया, इसमें 210 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है। मसूर में 6700 इस बार का एमएसपी, पिछले बार था 6425, 275 रुपया का बढ़ाव हुआ है। रेपसीड एंड मस्टर्ड इसमें इस बार है 5950 रुपया, पिछले बार था 5650, सो 300 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है। और सनफ्लावर जी जो एक छोटा सा कमोडिटी है, कुसुम बोलते हैं, 5940 रुपया और पिछले बार था 5800 रुपया। इसका मतलब है 140 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा सरकार ने 2018-19 में एक फ़ैसला लिया था कि जो फसल का लागत होगा, लागत से ऑल इंडिया एवरेज कॉस्ट प्राइस से कम 50% अधिक वृद्धि होगा। तो इस बार आप देखा जाए तो गेहूं में 105% का वृद्धि हुआ है कॉस्ट के मुकाबले, बार्ली में 60%, ग्राम में 60%, लेंटिल में 89%, रेपसीड मस्टर्ड में 98% और सनफ्लावर में 50% का वृद्धि हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हमारा किसान की तरफ एक सिग्नल जाता है कि ये लोग ये हमारा अगले सीज़न में हम लोग को सरकार न्यूनतम इतना मूल्य हमको देंगे, तो हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं कि हम गेहूं में कितना अपना ज़मीन दे सकते हैं, ग्राम में इतना दे सकते हैं, मसूर बढ़ोतरी हुआ है मसूर का इतना। सो एक महत्वपूर्ण फैसला उन लोग ले सकते हैं कि अगले साल में क्या क्या उसका खेत में देंगे। देवजीत जी, अगर मैं तुलना करूं इसकी 2014 के
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य थे, बात चाहे गेहूं की हो, जौ की हो या दलहन की दूसरी जो फसलें होती हैं उसकी बात मैं करूं, 2014 में जो रेट था और जब आज हम 2024 में चर्चा कर रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बहुत बढ़ोतरी की है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो समझना भी दर्शक चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो कृषि लागत उसकी में भी काफ़ी लागत बढ़ी है, उसकी कीमतें भी बढ़ी हैं। इस संदर्भ को क्या देखा जाता है जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं? क्योंकि उपकरण की बात की जाए या दूसरे जिनसे पैदावार में जिनका उपयोग होता है, उन सब की भी कॉस्टिंग बढ़ी है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? यह बिल्कुल इसको लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सभी जैसे लेबर कॉस्ट है आपका, राइट फ्रॉम आपका बुलक टू मशीन कॉस्ट, आपका सीड कॉस्ट, सब कॉस्ट इंक्लूड करता है। जैसे आपका इंक्लूडिंग फैमिली लेबर का भी इंपोर्टेड कॉस्ट देते हैं। सो सारे जो कॉस्ट हमारा किसान का कॉस्ट होता है उसको हम ले लेते हैं। तो इसीलिए जो इन्फ्लेशन हुआ है इसमें इंक्लूड होता है। और इसके ऊपर भी जब हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो सारे मुद्दों को ध्यान में रखते ही एमएसपी फिक्सअप करते हैं। इन्फ्लेशन क्या हुआ, इसमें दो फसल के बीच किसका मूल्य वृद्धि हुआ है, मार्केट प्राइस कितना है, सारे मुद्दों को ध्यान में रखते ही एमएसपी देते हैं जी। और जैसे मैंने बताया 50% मिनिमम लागत के ऊपर एमएसपी निर्धारित किया जाता है। सो मेरे को लगता है कि किसानों की हित में ही ये है और उन लोग को जो अभी मार्केट प्राइस के नीचे अगर जाते हैं तो सरकार एक दायबद्ध है कि उसको खरीद कर लेंगे। देवजीत जी, अगर मैं 2014 से तुलना करूं, इस अंतर को समझना चाहूं, मैं इसलिए बात ये करना इस मुद्दे पे चाहता हूं कि देश का किसान, देश का दर्शक, उपभोक्ता इस बात को समझे कि 2014 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थिति क्या थी और आज 2024 में केंद्र सरकार किस तरह से फैसले ले रही है इस संदर्भ में, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, किसान के लिए भी, फसलों की दृष्टि से भी, खेती किसानी की दृष्टि से भी। थोड़ा आप अगर इस पर प्रकाश डाल सके तो अच्छा रहेगा। आप देखिए, आपका 2014-15 में जो गेहूं का समर्थन मूल्य था 1450 जी, आज ये हो गया है 2425, 1000 रुपया का वृद्धि हुआ है जी। जो गेहूं का जो कॉस्ट है इस बार का 1182 रुपया है, ऑल इंडिया एवरेज कॉस्ट जी। तो उसके मुकाबले एमएसपी है 2425। अब देखिए 2014 1400 से अभी आपका हो गया 2425 जी। तो इससे जो एक उदाहरण मैं देता हूँ, तो इससे जो हमारा किसान है उसको बहुत लाभ होगा। तो मेरा मानना यह है उससे उसका आय बढ़ेगा और आपका जो किसान का जो समस्या समाधान होगा इससे। जी। एक बड़ा सवाल आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, जो मुद्दा हर बार उठाया जाता है, इस पर काफ़ी चर्चा होती है। दरअसल ये किसानों के जीवन में किस प्रकार से एक बदलाव लाता है, किस तरह से फायदा देता है किसानों की आर्थिक जो स्थिति है उसको, क्योंकि सरकार का भी एक लक्ष्य है। केंद्र सरकार बार बार इस बात को हर मन से कहती है कि सरकार का एक मकसद है, प्राथमिकता है कि देश का किसान आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, मजबूत हो। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? इसके लिए सरकार इतना कदम उठाया, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला बात है आपका उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार जैसे फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री है, इरिगेशन मिनिस्ट्री है, हमारा फर्टिलाइज़र के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। पिछले बार 1,91,000 करोड़ का सब्सिडी गवर्नमेंट ने बजट में प्रावधान रखा। इस बार भी लगभग इसी तरफ की खर्चा होगी। इससे क्या होता है, लोग यूरिया, DAP जो हमारा जो मेन जो आपका फर्टिलाइज़र है कंजम्पशन, जिसके लिए उसका दाम जो किसान को कम मूल्य में इसको उपलब्ध होता है जी। तो इससे भी किसान का लाभ होता है। सो प्रोडक्शन बढ़ने का एक संकेत है। और दूसरा है हमारा एमएसपी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो एमएसपी ऑल्सो अनदर सिग्नल कि उसका जैसे हमारा लक्ष्य है कि हम आत्मनिर्भर होना है। हम लोग अभी
गेहूं और चावल में तो आत्मनिर्भर हो गया, तो हम लोग का आत्मनिर्भर और होना है आपका पल्सेस और ऑयल सीड्स में जी। तो इसीलिए पल्सेस और ऑयल सीड्स में भी लगातार एमएसपी का बढ़ोतरी हुई है। ये ऑल्सो एक सरकार का एक सिग्नल है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है। दूसरा है लागत कम करना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट जैसे आपका एक तो मैंने बताया फर्टिलाइज़र प्राइस के ऊपर सरकार करते हैं। दूसरा जो है आपका पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, उसमें भी काफ़ी सुविधा स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। जैसे आपका कृषि तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, सो स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शंस ऑन इट, सो लागत कम हो जाते हैं। उसके बाद आपका जैसे एग्रीकल्चर में अभी फसल बीमा योजना लाया गया है, PMFBY, प्राइम मिनिस्टर्स फसल बीमा। इससे भी जो किसान का नुकसान होगा उसको भरपाई होगा। सो लगातार PMFBY में किसान का नंबर बढ़ते जा रहा है। एक ये हो गया जो जिससे उनका इंश्योरेंस हो सकते हैं। और दूसरा है आपका और एक है गवर्नमेंट धीरे धीरे जो धरती माँ का सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती के ऊपर भी एक उन्होंने जोर दिया है। तो ये सब इसी दिशा में गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। जैसे हाल ही में और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो इम्प्रूव सीड्स, नया सीड का अभी हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 109 सीड्स का उन्होंने उन्मोचन किया है। इससे भी लोगों का प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आएगा। जैसे क्लाइमेट रेजिलेंस, अभी आपको जानते हैं एडवर्स क्लाइमेट का असर पड़ रहा है। सो हम लोग जो वैरायटी दे रहे हैं अभी क्लाइमेट रेजिलेंट होगा, तो उससे और हाई यील्डिंग है, तो इसी से भी लोगों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो सरकार ने काफ़ी कदम इसके ऊपर उठाया जिससे किसान लोगों का अपना आर्थिक स्थिति सुधर रहा है। जी, जाहिर सी बात है, सरकार की प्राथमिकता है कि देश में जो उत्पादन है वो बढ़े, किसान आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे दलहन को लेकर है, क्योंकि एक दशक पहले की अगर मैं बात करूं तो शायद इतनी प्राथमिकता में दलहन से संबंधित जो फसलें होती थी न्यूनतम समर्थन मूल्य में, वो उसका उल्लेख हमें देखने को कम मिलता था या बहुत कम न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ता था। लेकिन पिछले एक दशक में 2014 के बाद दलहन को खास तौर से प्राथमिकता मिली है कि दलहन के मामले, क्योंकि आपने आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया, दलहन को लेकर भारत आत्मनिर्भर हो इस दृष्टि से सरकार ने तमाम योजनाएं कई पहल की। वो क्या पहल की, क्यों की और स्थिति क्या है? दलहन के लिए आप देखिए अभी भारत में जो इंपोर्ट्स होता है, इंपोर्ट बिल का 10% अभी भी दलहन में है जी, लगभग 10%। तो हम लोग बहुत दूर दूर से ला रहे हैं, जैसे कनाडा से ला रहे हैं लेंटिल, अभी ऑस्ट्रेलिया से लाने का है। तो इसमें जो हमारा जो गवर्नमेंट एक लेते हैं, हमारा जो प्रोक्योरमेंट बढ़ाने का एक किसान को एक लगभग एक गारंटी मिले कि वो जो दलहन उत्पादन करे उसको सरकार खरीद ले। इसीलिए उन लोग अभी सरकार ने एक फैसला लिया है जो एक फेयर एवरेज क्वालिटी में एक टाइम में जितना दलहन उत्पादन होगा उसको गवर्नमेंट खरीद लेंगे। तो ये एक सरकार ने फैसला लिया है जिससे ये होगा कि आप लोग इसको उत्पादन कीजिए। जैसे जिसमें इरिगेशन ना भी हो इसमें दलहन हो सकता है। जी, इरिगेटेड एरिया में लगभग हमारा व्हीट और राइस इरिगेटेड एरिया में होता है, इसमें दलहन में रेन फेड एरिया में भी हो सकता है। तो इसीलिए जो पिछले काफ़ी दिनों से उसके ऊपर सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काफ़ी कदम उठा रहे हैं। एक तो प्रोक्योरमेंट का निश्चयता हो तो लोग उसके ऊपर जाएगा। जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कि कुछ फसलों पर 22-23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करती है, हर साल उसके ऊपर बढ़ोतरी की जाती है, ऐसी कई फसलें हैं। लेकिन आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कि दूसरे जो कृषि से जुड़े संबंधित क्षेत्र हैं, बात चाहे बागवानी की जाए या दूसरी फसलों की बात की जाए, उसको लेकर क्या धारणा है, क्या स्थिति है? अब देखिए बागवानी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो इंडिया में
अगर आप देखा जाए तो गेहूं और राइस में जितना एरिया में वो है उसके मुकाबले अभी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एरिया कम है, लेकिन उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज़ द फ्यूचर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, तो उसमें सरकार प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हॉर्टिकल्चर से जो किसान का इनकम, हॉर्टिकल्चर है, आपका एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, ये दीज आर सब्सिडियरी प्रोफेशन। सो सब मिला के किसान का आय बढ़ते हैं। सो किसान का आय से एक क्रॉप से नहीं होता है, क्रॉप्स के लगातार ये हॉर्टिकल्चर है, आपका एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग, दीज आर इंटीग्रेटेड फीचर्स। सो इन सब को मिला के किसान का आय बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि जैसे हॉर्टिकल्चर से जो कंपेयर टू कॉस्ट ज़्यादा आपका मुनाफा होता है जी। तो इस अगर बात मैं नॉर्थ ईस्ट की करूं, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी सरकार ने तमाम तरह की पहल की हैं कि नॉर्थ ईस्ट में खेती को किसान को आर्थिक दृष्टि से फ़ायदा हो, इसके लिए भी कृषि मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, कई योजनाएं शुरू की हैं। कुछ खास योजनाएं ऐसी? नॉर्थ ईस्ट के लिए तो एक खास योजना है ऑर्गेनिक मिशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। जी, जैसे जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत कम है, ट्रेडिशनली कम है वहाँ पे। एक देखा जाए एक स्टेट है सिक्किम को सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक, फुल्ली ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया है। तो मिशन जो ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट में एक मिशन चल रहा है। एक दूसरा अभी आप देखिए तिलहन का जो ऑयल सीड्स का बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे और एक कृषि मंत्रालय का स्कीम चल रहा है कि पाम ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर। ये दो स्कीम खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। और बाकी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग के पास जो स्कीम है उसमें नॉर्थ ईस्ट, जैसे आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में एज पर मैंडेट 10% ऑफ द फंड हैज़ टू बी स्पेंट ऑन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो उसी दिशा में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के उसी हिसाब से 10% उसके लिए निर्धारित होता है। और जैसे अभी पीएम किसान, और मैं बात भूल गया पीएम किसान का, ये भी 6,000 रुपया जो सरकार दे रहा है, वो भी वो 6,000 रुपया इसी टाइम में दिया जाता है जैसे कि सरकार किसान उसके लाभ उठा के कोई खाद खरीद सकता है, उसका उन्नत सीड खरीद सकता है। तो 6,000 रुपया उसमें भी इनकम का वृद्धि हुआ है। तो पीएम किसान एक इम्पोर्टेंस। मैं इस सवाल को आपसे जरूर पूछना चाहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है उसके बारे में जरूर, क्योंकि आप कृषि मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं। जो किसान सम्मान निधि के तहत जो राशि मिलती है किसान भाइयों को, उसका कोई अध्ययन हुआ है कि पिछले कई सालों में किस तरह से जीवन में बदलाव आया हो किसानों के, किस तरह से उनको आर्थिक संपन्नता उनको मिली हो? क्योंकि अमाउंट भले छोटा हो लेकिन हमारे देश में छोटी जोत के किसान अधिक हैं। उनके लिए मैं ये मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण वो राशि होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? किस तरह से बदलाव आया है? किसान सम्मान निधि आप देखिए लगभग 85% लोग हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। उनके लिए हम 3 किस्ती में देते हैं, 2,000, 2,000, 2,000। ये सीज़न के पहले ही दिया जाता है। तो सीजन्स के शुरू होने से पहले तो उनको दिया जाता है, इसीलिए उनसे ये 2,000 रुपया से उन लोग कुछ फसल के लिए इम्प्लीमेंट खरीद सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इससे 2,000 रुपया काफ़ी उनका हित में हुआ है। इसके ऊपर फील्ड में जो हो रहा है हम लोग करेंगे उसका भी जी, लेकिन ये जो शुरुआत है अभी भी ज़्यादा साल हुआ नहीं, तो ये शुरुआत है अभी। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, जो सबसे पहला फैसला किया था वो किसान सम्मान निधि के तहत किसान आर्थिक दृष्टि से कैसे संपन्न हो, उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसले से शुरुआत अपने तीसरे कार्यकाल की उन्होंने की थी और कई बार किस्तें जारी की जा चुकी हैं। मेरा अगला सवाल आपसे डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर है, क्योंकि कैबिनेट ने इस संदर्भ में भी समय समय पर डिसीजन लिए हैं। कृषि मंत्रालय भी इस संदर्भ में कई पहल कर चुका है। केवल फसलों पर ही केंद्रित किसान जो उत्तर भारत के आमतौर पर देखने में आता है वो केंद्रित हो जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, या बात मैं डेयरी उसकी करूं तो वो किस तरह से
एक भूमिका निभाते हैं किसान की आर्थिक दृष्टि से संपन्नता में? अब देखिए, हाल ही में मैं आनंद में भी, गुजरात में भी विज़िट किया था। अब देखिए, वहाँ के सारे किसान का लगभग 50% इनकम डेयरी से आते हैं। डेयरी अब फसल में कभी नुकसान भी ना हो, उससे डेयरी से जो आते हैं, जो सपोर्ट मिलते हैं, उससे किसान का इनकम बराबर होते रहते हैं। तो डेयरी जैसे नॉर्थ इंडिया और बाकी जगह में भी काफ़ी उनका महत्व है। तो मेरा मानना है कि उनसे जो इनकम होगा, दैट विल बी ए सब्सटेंशियल इनकम। डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इवन ये दोनों एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, दोनों मिलके ही किसान का इनकम होता है। तो सिर्फ फसल से नहीं, एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है उसमें किसान का आय बढ़ने के लिए। वैसे एक बड़ा मुद्दा मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि अगर बात हम केवल कुछ फसलों की करते हैं तो लगता है कि केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के किसानों की ही बात की जाती है। लेकिन अगर पूर्व में भी जो कैबिनेट हमारी है, जो सरकार की कैबिनेट है, उसने कई फैसले कपास के किसानों को ध्यान में रखकर भी लिए हैं। खास तौर से अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, और कपास के जो खेती करने वाले किसान हैं वो भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, इसको लेकर भी कृषि मंत्रालय ने, सरकार ने पहल की। इसे आप कैसे देखते हैं? कपास का तो MSP डिक्लेयर होता है। कपास एक कमोडिटी है जो खरीफ के साथ कपास का MSP डिक्लेयर होता है। और MSP जैसे आपको मैं भी बताता हूँ जी, क्योंकि ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कपास के किसान भी कपास के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस तरह अगर देखा जाए तो देश के अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से किसान खेती करते हैं वो सरकार ने निर्धारित कर रखा है। जो कृषि पर लागत आती है उसके अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाती है, हर साल उसमें बढ़ोतरी की जाती है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? इस साल अभी जो लागू है, कपास का 2 MSP डिक्लेयर होता है। मीडियम स्टेपल का 7,121, लॉन्ग स्टेपल का 7,521। ये पिछले बार ये था मीडियम स्टेपल 6,620 और लॉन्ग स्टेपल था 7,020 जी। और इसका जो अभी खरीद भी किया जाता है, वी हैव ए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इसका MSP पे खरीदा जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, MSP पॉलिसी, कपास के ऊपर काफ़ी जो फार्मर लाभान्वित हुए हैं उससे जी। अगर बात उन मुद्दों की जाए, खास तौर से आपने कई योजनाओं का जिक्र किया कि कई नई योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, देश में उत्पादन कैसे बढ़े और आर्थिक दृष्टि से किसान कैसे संपन्न हो। अलग अलग योजनाओं के जरिए आपने हमें बताया कि किस तरह से किसान के जीवन में एक बदलाव आ रहा है, खेती किसानी में किस तरह से बदलाव आ रहा है। अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, क्योंकि ड्रोन के जरिए खेती में उपयोग उसका किसान आर्थिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अच्छा उपयोग कर सके ताकि उत्पादन बढ़े और उसकी आय भी बढ़े। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को आप कैसे देख रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आप देखिए, आप ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे आ रहा है। हम ड्रोन दीदी एक स्कीम भी बना रहे हैं जिसके महिलाओं के लिए, जो लाखपति दीदी का एक स्कीम है, उसी की तरह ड्रोन से 2 काम होता है। एक आपका जो एक इंस्पेक्शन होता है, जैसे आपका एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आप खुद जाके उसका इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, ऊपर से ड्रोन के पिक्चर लेके आप वहाँ पे कोई डिजीज़ हो रहा है क्या, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका अगर डिजीज़ हो तो फर्स्ट वार्निंग उसको मिल जाता है। पर्टिकुलरली जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जी, आपका एप्पल का बागान है, बहुत बड़ा पेड़ है, आप जाके वहाँ पे देख नहीं सकते, ड्रोन के ज़रिए उसको देख सकते हो और उसको अर्ली वार्निंग मिलते हैं। उसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप आ गया, उसका पिक्चर को देख के उन लोग बता सकते हैं ये फसल में कोई बीमार आने वाला है कि नहीं है, वो सब आजकल हो जाता है। और दूसरा ये है कि एक पेस्टिसाइड जो हमारा यूज़ होता है, ड्रोन आप पेस्टिसाइड आप जैसे आप स्प्रे करने जाते हैं, दिस इज़ ए वेरी टॉक्सिक, आप सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ड्रोन के ज़रिए आप उसमें जब करते हैं, ड्रोन के थ्रू एग्जैक्ट अमाउंट में जाते हैं और इसमें आपका
फर्टिलाइज़र भी स्प्रे होते जाते हैं। सो ड्रोन टेक्नोलॉजी ये दो तरफ का मेरा मानना है, दीज आर वेरी यूज़फुल। सो गवर्नमेंट ड्रोन दीदी एक अभी स्कीम बनाया है जिसमें जो महिलाओं को जी ड्रोन के लिए सहायता दिया जाएगा, सो दैट उनका इनकम बढ़े और अपना आर्थिक किसान फैमिली का इनकम बढ़े। जी ये ड्रोन दीदी फॉर द लेडीज़। जी बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी भी खेती में, किसानी में कैसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इस दृष्टि से आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात मैं करूं, और उस दृष्टि से क्या फैसला कृषि मंत्रालय ने लिया है? महिला किसान है अभी तो महिला किसान को भी किसान सम्मान निधि मिल रहा है, ऐसा कोई तो भेदभाव नहीं है। तो महिलाओं के लिए इसे जो एक मेरे मन में यही आया, ड्रोन दीदी स्कीम है। और बाकी तो जो किसान, जो महिला किसान है, उनके लिए भी हम लोग करेंगे। जी जाहिर सी बात है, किसानों को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने के लिए सरकार ने रबी की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा किसानों को दिया है। दिव्यजीत जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।